0। चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं। आज 10th वाले पढ़ेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में पढ़े थे। तो चार्जेस पढ़ा था, कैसे चार्जेस किसका बना होता है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन थोड़ी बातें बेसिक पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और पोटेंशियल के बारे में। अगर कोई चार्ज रुका हुआ है तो ठीक है, तो चार्ज कितने कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज किसका बना होता है? पॉजिटिव चार्ज किसका बना होता है? प्रोटॉन का बना होता है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज का किसका बना होता है? इलेक्ट्रॉन का बना होता है। जितना प्रोटॉन का चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है। ठीक है, और प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर। अच्छा, अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो हो गए तो उनके चारों तरफ एक फील्ड होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज रुका हुआ है, सपोज करो कि ये कोई चार्ज है, प्लस चार्ज। ठीक है, ये क्यू है। ठीक है, या ऐसे लिख लो, कोई चार्ज से बना लो, प्लस क्यू चार्ज लिख लो, ये सही रहेगा। ठीक है, ये प्लस चार्ज है, क्यू। तो इस चार्ज की ठीक चारों तरफ क्या होती है? फील्ड एनर्जी होती है। तो बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज स्टैटिक है। कैसा है? स्टैटिक, रुका हुआ है। इस तरीके से। ठीक है, तो ये चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट में है। तो इसके चारों तरफ क्या होता है? ठीक है, एक फील्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज अगर बनाएंगे तो नेगेटिव ऐसे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ये प्रोटॉन का बना होगा, और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का। इसमें भी इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी इंटीजर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब बनाते हैं, ठीक है, फील्ड लाइंस तो कैसे? इस तरीके से। अब 9th क्लास में आप लोग जो चीजें पढ़े थे, ठीक है, वो आपको क्या करती थी? दिखती थी, तो सीखने में बड़ी आसानी थी, है ना? जैसे लीनियर मोमेंटम, स्पीड, वेलोसिटी, बाइक, कार, फ्रिक्शन, ये वो दुनिया भर की चीजें। ठीक है, तो आपको दिखती थी, मजा आता था पढ़ने में, क्योंकि आपको जो चीज दिखती है उसको उसके बारे में जानकारी रखने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये सब चीजें दिखती हैं क्या? ये फील्ड आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, चार्जेस आपको दिखेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन दिखते नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप देख नहीं पाओगे तो उसको सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बड़ा अजीब सा लगता है। ये सब क्या पढ़ा रहे? फील्ड तो कहीं ने देखा ही नहीं आसपास में। लेकिन फील्ड होता है, दिखाई ना दे फिर भी होता है। जैसे आप किसी मैग्नेट को लो, ठीक है, मैग्नेट देखे हो ना? मैग्नेट लो छोटा सा, ठीक है, और एक छोटे से धागे में सुई को बांध लो, नीडल को। ठीक है, और उस मैग्नेट को पास में लेके जाओ। ठीक है, तो सुई क्या होती है? धागे के साथ टाइट हो जाती है, डिस्टेंस रहता है, फिर भी वो उसको खींचता रहता है। तो उनके बीच में जो फील्ड है, फोर्स लगा रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है एक्चुअल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी फील्ड लाइंस, ठीक है, ये हमारा इमेजिनेशन है जस्ट, और इस तरीके से हम दिखाते हैं, बनाते हैं कि हाँ ऐसी फील्ड लाइंस होगी। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव में, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है, और नेगेटिव में आती हैं। और कहाँ पॉजिटिव में निकलेंगी? चार्ज से, तो जाएंगे कहाँ? इन्फिनिटी पे। और नेगेटिव में क्या होगा कि वो इन्फिनिटी से चल करके चार्ज तक आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है, इसके पास में। ठीक है, और इन्फिनिटी में जाने पे क्या होता है? इन्फिनिटी जैसे ही जाएगी
तो वैल्यू क्या हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, 0। मतलब पास में जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगी बहुत ज्यादा, ठीक है, इनफाइनाइट के आसपास, ठीक है, टेंस टू इनफाइनाइट। तो चार चीज जितने पास जाओगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, स्ट्रेंथ होगी इतनी ज्यादा। दूर जाओगे तो कहां जाओगे, इन्फिनिटी पे जाओगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी से, और इधर चला जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास में जो फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव। और यहाँ पे 0, ठीक है। तो 0 कहाँ पे, इन्फिनिटी है, बहुत दूर, और नेगेटिव इसके पास में मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव, इन्फिनिटी के पास, मतलब एकदम पास नहीं जा रहा है, थोड़ा दूर रह रहा है, ठीक है। तो अब बताओ दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन है, ठीक है। 0 से पॉजिटिव वाला पॉजिटिव बड़ा है या 0 से नेगेटिव वाला, इसमें से कौन सा बड़ा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, या नेगेटिव या 0? 0 बड़ा है ऑब्वियसली, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव ये पॉजिटिव बड़ा है, 0 छोटा है ना। तो 0 दोनों ही केसेस में 0 से स्टार्ट करते हैं जब भी हम बात करते हैं मेजरमेंट वैल्यू, किसकी, उसकी वैल्यू निकालने की इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये लाइन है वो किसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये फील्ड लाइंस, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जानते हैं दो नामों से, ठीक है। तो पहले इसको बना लो, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इसको हम दो नाम से जानते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। चलिए, एक स्केलर होती है, वेक्टर वैल्यू, ठीक है, स्केलर, ठीक है, क्वांटिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज, ठीक है, या वोल्टेज लिख लो, पोटेंशियल लिख लो, ठीक है, पोटेंशियल लिख लो, पोटेंशियल, ठीक है। और दूसरा है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, इसको बोलते हैं फील्ड इन, ठीक है, स्ट्रेंथ। ये पोटेंशियल हो गया, ये फील्ड स्ट्रेंथ, पोटेंशियल में V से दिखाते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को वेक्टर से दिखाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक तो पोटेंशियल के फॉर्म में, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कर सकते हैं उसको, दो तरीके। अब यहाँ से देखो बातें स्टार्ट होती हैं, जो भी करंट वेव फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ही होगा, अप्लाई करके, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पास में ले आने पे क्या होता है, रिपल्शन होता है, मतलब एक दूसरे को पास नहीं आने देता ऐसा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सपोज करो कि इस फील्ड में, ठीक है, जब किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज अगर लेके आएंगे, ठीक है, किसको, टेस्ट चार्ज को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूर जाते हुए इसकी स्ट्रेंथ घटती जाएगी, ठीक है। आप किसी टेस्ट चार्ज को अगर यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज है टेस्ट चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्या, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है, इसको ले गया। अब जब लेके आया तो क्या होगा, ये फोर्स इस पे लगता है, ठीक है, और कौन लगाता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है, ठीक है, Q0 E, ठीक है, ये फोर्स लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, यहाँ पे Q0 लेके आया, ठीक है, पुटअप किया, ठीक है। तो जब Q0 लेके आते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, कौन सा लगता है, ठीक है, इस तरफ,
रिपेल करेगा ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसको पास में नहीं आने देगा, इसका मतलब क्या, उसको धक्का देगा उधर। तो जो फोर्स की वैल्यू होगी कितने के बराबर होगी, क्यू नॉट ई के बराबर, ठीक है। क्यू नॉट ई के बराबर ये फोर्स लगेगा इसमें, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम इसको यहां से यहां लेके जाएंगे, जब पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, वर्क करना पड़ेगा ना। तो जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, बाकी 12th में पढ़ेंगे, बस इतना जान लो कि फोर्स लगता है, ठीक है। तो Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, मतलब क्यू नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स देगा हमारा, ठीक है। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय पॉजिटिव चार्ज ना, पॉजिटिव चार्ज ये लिखा हमने। तो सब मिला के हमने देखा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैं अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को लेके गए तो उसे फोर्स लगता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल, और यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वो डायरेक्शनल होती है, जहां जा रही हो दिख रहा है, ठीक है, इस तरफ। लेकिन जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और रहेगा, यहाँ पे कुछ और रहेगा, यहाँ पे कुछ, हर एक पॉइंट की अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। और वो वैल्यू कहाँ पे होती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे होती है, ठीक है। दूर जाते समय क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से जीरो की तरफ बढ़ेंगे, बाद दूर जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पे घटती जाएगी, मैक्सिमम कहाँ होगी, यहाँ पे, ठीक है। तो जो पोटेंशियल है वो क्या है, पॉइंट फंक्शन, मतलब पॉइंट से आप कोई स्केल बनाते हो, ठीक है, उससे वैल्यू डिक्रीज करते हो, 1 2 3 करके लिखते जाते हो बढ़ाते हुए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे, बहुत ज्यादा वैल्यू से, फिर घटते 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 जीरो तक चली जाएगी, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। मतलब हर एक, जैसे लाइन पे ढेर सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं ना, उसी तरीके से इस लाइन पे जो फीड लाइन है उस पे हर एक पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल होगा, और दूर जाने पे क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स लगा। अगर हम इसको यहाँ पे इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा, हमको वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा ना। अगर यहाँ पे रखा और उसको छोड़ दिया तो क्या हो गया, तुरंत वो दूर भागेगा बहुत तेजी से। लेकिन अगर इसके यहाँ पे रखे रहना हमको तो क्या करना पड़ेगा, उतना ही फोर्स लगा के रोके रहना पड़ेगा। जितना फोर्स इधर लगा रहा है, ये धक्का दे रहा है, उतना ही फोर्स हम लगा देंगे तो रुका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एफ एक्सटर्नल, मतलब बाहरी, वो कितने के बराबर लगाएंगे, क्यू नॉट ई के बराबर लगाएंगे, तो ये इसको रोके रहेगा। अगर एफ एक्सटर्नल लगाकर इसको डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। If we want to displace the test charge, क्या, test charge Q naught towards the charge Q, ठीक है, प्लस Q, एक्सटर्नल डू सम वर्क, ठीक है, ये वर्क करता है, ठीक है। जितना डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जितना डिस्कस होगा उतना वर्क करेगा। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है। तो कौन सा फोर्स लगता है, ठीक है। अब यही अगर नेगेटिव चार्ज ले लेंगे, ठीक है, नेगेटिव अगर चार्ज रहेगा माइनस क्यू, ठीक है, तो इस तरीके से
इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगी, तो ढेर सारी फील्ड लाइंस बताया है करके, कोई बात नहीं, बना लो। ठीक, इस तरीके से फील्ड लाइंस होंगी जो चार्ज की तरफ, ठीक है, आती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हो Q0, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज लेके आया तो इसमें फोर्स, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना, तो कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा कि अट्रैक्टिव? ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है, ठीक है ना, तो चार्ज किधर है? चार्ज तो रखा हुआ है, ठीक है, तो फोर्स किधर लगेगा? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही लगेगा, ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा वो, ठीक है, F इज इक्वल टू Q0 इंटू E के बराबर, ठीक है, ये फोर्स लगा। अब ये क्या करेगा? अपने आप इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अगर अट्रैक्शन से रोके रहना है कि वो उसी जगह पे रुका रहे, या फिर इसको इधर मूव कराओगे, ठीक है, तो क्या होगा? आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ सिर्फ इतना बताने के लिए कि अगर कोई चार्ज रखा है तो उसके चारों तरफ क्या होता है? उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दो क्वांटिटी से कैटेगराइज की जाती है, पहला कौन सा? पोटेंशियल, और दूसरा फील्ड स्ट्रेंथ ना। और उस फील्ड स्ट्रेंथ में, ठीक है, उसके सराउंडिंग में कोई भी चार्ज रखने पर, टेस्ट चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चार्ज रख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज रख रहे हो तो उसका अट्रैक्शन और रिपल्शन बताया, फोर्स जितना जो लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स F इज इक्वल टू Q0 E लग रहा है ना, इतना जानते रहो, आगे काम देगा। अब आते हैं क्या? अब हम सर्किट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? करंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो करंट एक्चुअल में फ्लो कैसे करता है, ठीक है। करंट फ्लो करने का मेन जो रीजन है वो होता है इलेक्ट्रिकल प्रेशर, ठीक है। जैसे आप पाइप में पानी फ्लो करना चाहते हो तो क्या करते हैं? प्रेशर लगता है कहीं ना कहीं से, चाहे मोटर से लगाओ चाहे कैसे भी करके। तो वैसे ही इलेक्ट्रिकल प्रेशर बहुत जरूरी होता है, ठीक है, चार्ज को फ्लो कराने के लिए। अब जब चार्ज फ्लो करता है तो क्या होता है? चार्ज फ्लो करता है तो करंट फॉर्मेशन करता है। बात समझ में? इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा तो क्या करेगा? करंट फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहले क्या जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल, ठीक है, जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते, क्या है? वोल्टेज, है ना, या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल जनरेट करना पड़ता है। पोटेंशियल जब डिफरेंस जनरेट होगा, ठीक है, पोटेंशियल या वोल्टेज होगा, तो चार्ज क्या होगा? फ्लो करेगा। जब चार्ज फ्लो करेगा तो करंट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? करंट। इलेक्ट्रिकल प्रेशर को लिख लेना। इलेक्ट्रिकल प्रेशर को क्या बोलते हैं? वोल्टेज ही बोलते हैं या पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब करंट, मान लो कि अब करंट फॉर्मेशन जो कितने तरीके से होते हैं, कैसे करंट फ्लो करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है, ठीक है। मान लो कोई क्रॉस सेक्शन है, क्या है? क्रॉस सेक्शन, या कोई सरफेस है, क्या है? सिर्फ समझो एक क्रॉस सेक्शन है, एक सरफेस है। अब इस सरफेस से पास होने वाले चार्ज क्या है? ये चार्ज प्लस Q है, ठीक है। ऐसे ढेर सारे प्लस Q चार्ज है। तो अब इससे क्या हो रहा है? क्रॉस करके इस तरफ आ रहा है ना, ये चार्ज यहाँ पे आ गया प्लस Q, तो इधर सारे चार्ज जा रहा है,
तो इस सरफेस से क्या हो रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो सरफेस से क्रॉस होने वाले, ठीक है, चार्जेस क्या फॉर्म करते हैं, करंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं सरफेस से पर टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। मान लो कि हमने टाइम t1 पे देखा, ठीक है, और फिर बाद में कितने पे देखा, टाइम t2 पे देखा। तो हमारा टाइम इंटरवल है ना, टाइम इंटरवल क्या, t1 से स्टार्ट किया और t2 तक गए, और उतने में देखा क्या कि जो चार्ज फ्लो किया, ठीक है, वो कितना था, डेल्टा क्यू, ठीक है, कितना, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया। लिखेंगे इन टाइम इंटरवल फ्रॉम t1 to t2 डेल्टा क्यू चार्ज flows from the surface, from the surface, ठीक है। तो टाइम टेकन कितना हुआ, सो टाइम टेकन टू फॉर्म, टाइम टेकन टू do so is t2 minus t1 ना, that is डेल्टा t, ठीक है। ऐसा करने में कितना हुआ, डेल्टा t टाइम लगा, इतना सेकंड टाइम लगा, ठीक है, इतना कूलम चार्ज, बात समझ में आई। तो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करता है इतने टाइम पे। तो चार्ज, ठीक है, फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर किसी क्रॉस सेक्शन से या किसी सरफेस से, ठीक है, पर टाइम अगर देखते हैं चार्ज, तो हमारा क्या देता है, करंट, ठीक है। सो चार्ज फ्लोज पर यूनिट टाइम, क्या, पर यूनिट टाइम gives the rate of charge, okay, charge flow per unit time gives the rate of charge, that is called electric current, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा करंट आएगा वो क्या देगा, अब चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, थ्रू द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, वो क्रॉस सेक्शन चार्ज फ्लोज पर यूनिट टाइम, ठीक है। यहाँ पे कुछ छूट गया इसको, यानी क्रॉस सेक्शन surface charge flows per unit time through any cross section or surface gives a rate of flow of charge, that is called current, ठीक है। ये हमारा करंट हो गया। तो एक्चुअल में इस टाइम में हमारा क्या देगा, एवरेज करंट देगा, क्योंकि एवरेज चार्ज फ्लो हो रहा है डेल्टा क्यू और टाइम कितना लगा है, डेल्टा टी, ठीक है। तो हमारा आई एवरेज लिखेंगे, एवरेज करंट, क्या, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 लिखा था ना। तो यहाँ पे जो हमारा देगा वो क्या देगा, मतलब इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, डेल्टा क्यू। तो चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो क्या देगा, एवरेज करंट, ठीक है। अब वो डेल्टा टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से, ठीक है, रुक रुक करके या ज्यादा कम करके इरेगुलर फॉर्म में, ठीक है, गया है करंट, चार्ज फ्लो किया है। पर T1 और T2 के बीच में
ठीक है, जो भी करंट चार्ज फ्लोस किए हैं, ठीक है, सरफेस से, वो घट बढ़ करके, मतलब एक कभी कम हुआ है, कभी ज्यादा हुआ है, रेगुलर नहीं रहा, ठीक है, तो उस केस में हम एवरेज निकालते हैं कि जितना टोटल चार्ज फ्लो किया और जितने टाइम इंटरवल, तो उसको बोलते हैं क्या, एवरेज। लेकिन अगर जो रेट है चार्ज फ्लो का, ठीक है, सरफेस से जो चार्ज फ्लो का रेट है, ठीक है, अगर वो रेगुलर है, ठीक है, इरेगुलर नहीं है, रेगुलर है रेट अगर उसका, तो उस केस में हम एवरेज करंट को, ठीक है, करंट मान लेते हैं, ठीक है। if the if there is no variation in charge flows, या इरेगुलर कह सकते हो कि रेगुलर है, ठीक है, चार्ज फ्लोज इन द थ्रू द सरफेस, देन करंट को हम एवरेज करंट से लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब कम ज्यादा जो उसका रेट है, ठीक है, सरफेस से फ्लो करने का, वो कभी कभी घटता है, कभी बढ़ता है ना, जैसे पाइप से पानी जाता है तो क्या होता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो अगर घट बढ़ नहीं रहा है, रेगुलर में अगर जा रहा है वो, ठीक है, उसका वेरिएशन नहीं हो रहा है, देयर इज नो वेरिएशन इन द चार्ज फ्लो, ठीक है, अगर वेरी नहीं कर रहा है वो टाइम के साथ, तो उस केस में एवरेज जो होगा वो क्या होगा, एक्चुअल करंट के बराबर होगा, ठीक है। और वैसे एवरेज निकालते हैं कि घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, चलो ठीक है, एक टाइम इंटरवल में एवरेज निकाल लिया तो एवरेज करंट आ गया। लेकिन अगर वो बढ़ता है घटता नहीं है, ठीक है, रेगुलरली जा रहा है, वेरिएशन नहीं हो रहा है इसमें, तो इन द केस हम क्या करेंगे, करंट, एवरेज करंट को हम क्या लिख सकते हैं, आई एवरेज इक्वल टू, ठीक है, करंट आई के बराबर, ठीक है, ये लिख देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, क्या है ये आई जो है, वेयर आई इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। याद होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा था ना, सेम वही वैसे ही इसको भी एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, फिर बाद में शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए देखते हैं तो क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे एवरेज जो करंट है वो इंस्टेंटेनियस करंट के बराबर हो जाएगा जब, ठीक है, इरेगुलरिटी नहीं होगी तो ये हमारा करंट, ठीक है। अब करंट का यूनिट क्या होता है, जो करंट होता है, ठीक है, वो कितना होता है, Q/T भी लिखते हो आप, ठीक है, सिंपली ऐसे करके, तो कूलम पर सेकेंड, ठीक है। तो चार्ज का क्या होता है, ठीक है, कूलम पर सेकेंड, या इसको क्या बोलते हैं, SI यूनिट इसका क्या है, हाफ करंट, ठीक है, कितना हो जाएगा, इज एम्पियर, क्या, ठीक है। अब इसको ए से डिनोट करते हैं, एंड डिनोटेड बाई टाइम देखते हैं, ठीक, अच्छा। अब देखो करंट इक्वेशन कर लो आप लोग, क्वेश्चन में लिखेंगे
through any cross section of a conductor electrons pass through a cross section per microsecond. Calculate the current. ठीक है, in the conductor. तो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, बताया क्रॉस सेक्शन से कितने करंट फ्लो कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, ठीक है, और कितना पर माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो हम करंट निकालेंगे यहाँ पे, तो टाइम हमारा दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा टी दिया हुआ है कितना, 6 माइक्रो सेकेंड ना, मतलब 10⁻⁻6 सेकेंड। और चार्ज हमको निकालना पड़ेगा, चार्ज कितना, डेल्टा क्यू, तो कितना बोला, इतने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6 इंटू 2 6.2 10⁻28 इंटू चार्ज, तो इतने इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ठीक है, -19 कूलम, ठीक है। अब ये करंट निकालेंगे, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो एवरेज करंट आएगा हमारा, ठीक है, 6.2 इंटू 10⁻28 डेल्टा क्यू, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 10⁻⁻6। सो कैलकुलेट करो फटाफट कितना आ जाएगा। तो हमारा आएगा ये एवरेज 6.2, ये 19 है, ये ऊपर चला जाएगा, निकाल लीजिए, बहुत ज्यादा करंट आ जाएगा, 28 ये ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 928 और ये 19 कितना आएगा, 15 ठीक है, सही है। 28 से कितना होगा, 34 -19 15, ठीक है। तो इतना एम्पियर करंट आ गया, मतलब बहुत ज्यादा करंट आ रहा है, तो ठीक है। तो लिख लो ऐसे, हाँ 92, ठीक है, ये 37, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 34 15 तो देखो इसमें बहुत ज्यादा करंट आ रहा है चल में, तो अब पढ़ेंगे क्या कि करंट कैसे किसके किसके थ्रू करंट फॉर्मेशन होता है। तो चार्ज
करंट किसी किसी थ्रू फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो चार्जेस फ्लो करते हैं तो करंट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ठीक है, तो करंट फॉर्मेशन किस किस चार्ज के फ्लो की वजह से होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है क्या कि नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जिसकी वजह से, ठीक है, करंट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पहला होता है क्या, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और दूसरा आपका है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये नेगेटिव चार्ज हो गया ना, नेगेटिव चार्ज। अब दूसरा होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और तीसरा जो फॉर्मेशन होता है ड्यू टू बोथ, ठीक है। तो करंट फॉर्मेशन किनके फ्लो की वजह से होता है, ड्यू टू बोथ, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो ये तीन बातें हैं, ठीक है। ये तीन तरीके से चार्जेस करंट फॉर्मेशन होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है, तब होता है। दूसरा ड्यू टू फ्लो ऑफ प्रोटॉन फ्लो करते हैं तब, ठीक है। और ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पढ़ेंगे क्या कि कौन कौन से केस हमको पढ़ने हैं। तो 10th हमको सिर्फ यही केस पढ़ना है, पहला वाला, ठीक है। दूसरा तीसरा नहीं पढ़ना है। तो पहले वाले केस में क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए तो हम क्या, इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करते हैं, कंडक्टर्स में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो ये तीनों हमारे क्या है, चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। क्या है, चार्ज कैरियर्स। कौन कौन से हैं चार्ज कैरियर्स हमारे, ठीक है। टू फॉर्म द करंट देयर आर चार्ज कैरियर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा प्रोटॉन, ठीक है। इसको लिख लो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स है, प्रोटॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पहले वाले में क्या होता है, करंट फॉर्मेशन ठीक है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें लिखेंगे क्या कि जो करंट फॉर्मेशन होता है ठीक इलेक्ट्रॉन की वजह से किसमें होता है, कंडक्टर में होता है, ठीक है। कंडक्टर मतलब कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब जो, ठीक है, मेटल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फॉर्मेशन होता है। कब होता है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो उस केस में। बात समझ में आई? तो करंट फॉर्मेशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स किसमें, ठीक है, करंट फॉर्मेशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं, कंडक्टर में होते हैं। अच्छा, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर्स बोलते हैं और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। लिखेंगे इन द कंडक्टर
conductors such as copper. There are some free electrons called conduction इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो चार्ज, ठीक है, तो करंट फॉर्मेशन होता है। अब दूसरा आता है फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन्स की वजह से जो फ्लो होता है, इरेज कर देना पाउस करके लिख लेना। लिखेंगे इन पार्टिकल एक्सेलरेटर। इसमें पार्टिकल एक्सेलरेटर जो होते हैं, जहां पे, ठीक है, बम्बार्ड किए जाते हैं प्रोटॉन्स, बीम ऑफ प्रोटॉन्स फॉर्म्स द करंट। तो करंट ऐसा नहीं किसी भी इलेक्ट्रॉन से ही बनते हैं, ठीक है, प्रोटॉन से भी बनते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वाले केस में, ठीक है, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट करंट फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे जिधर, ठीक है, पार्टिकल एक्सीलरेटर में क्या होता है, जो बीम ऑफ प्रोटॉन इधर जाएगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में करंट फील होता है। बात समझे? द करंट फॉर्म द करंट एंड डायरेक्शन ऑफ current is in the direction of acceleration of प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है, उसी डायरेक्शन में करंट फील होता है। अब तीसरी बात आती है क्या, ठीक है, ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वो किसमें होता है एक्चुअल में, वो गैसेस और इलेक्ट्रोलाइट में होता है। इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग, या फिजिकल केमिस्ट्री में है या बैटरी में होता है। तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस होते हैं, ठीक है, और गैसेस में भी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चार्ज के फ्लो की वजह से करंट फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रो गैसेस और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। और जो तीसरी बात आती है, ये दोनों ही चार्ज के वजह से, तो ये किस में आता है, तीसरे में, गैसेस एंड इलेक्ट्रोलाइट। In this case, current formation is occur by both positive and negative आयंस। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयंस की वजह से करंट फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन से, लेकिन हम जो पढ़ेंगे कौन सा होगा, कंडक्टर वाला फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, कंडक्टर में हम करंट को फ्लो कराएंगे। तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ करंट पढ़ लिए। अब आते हैं ओम्स लॉ पे ना।
ओम्स लॉ पे। तो ओम्स क्या बोलते हैं कि कोई कंडक्टर अगर है, ठीक है, कोई कंडक्टर अगर है इस तरीके से, अगर कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, एंड के अक्रॉस, मतलब ये एंड हो गया, ठीक है, इधर मान लो नेगेटिव इधर पॉजिटिव, एंड के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अप्लाई किया जाए तो उसके थ्रू पास होने वाला जो करंट होता है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, एंड्स को, वो इलेक्ट्रिकल, ठीक है, प्रेशर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके थ्रू पास होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर जितना पोटेंशियल हम इसमें अप्लाई करेंगे और उसमें जो करंट फ्लो करेगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा वैसे वैसे सॉरी जैसे जैसे वोल्टेज अप्लाई, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे वोल्टेज घटाएंगे पोटेंशियल घटाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू घटेगी, ठीक है। तो बोले क्या कि एंड्स के, किसी कंडक्टर के, ठीक है, एंड्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो वो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो करने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कब ऐसा बताया उन्होंने बोला कि व्हेन द फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, मतलब अनचेंज्ड रहे। फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, नॉर्मल हो, नॉर्मल, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर पे उन्होंने ऐसा बताया। तो फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया तो इसमें क्या हुआ, करंट फ्लो किया आई अंदर इधर से इधर, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेशर किधर ज्यादा रहा, ठीक है, प्लस, इसको लिखेंगे इधर माइनस, ठीक है। तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो आया प्लस माइनस, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया कितना, V के बराबर। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रिकल प्रेशर के फॉर्म में बिहेव करेगा। जब इलेक्ट्रिकल प्रेशर आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे और करंट फ्लो करेगा, ठीक है, हाई से लो की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ओम्स लॉ। फिजिकल कंडीशन remain unchanged, potential या potential difference वोल्टेज, ठीक है, अप्लाइड across the ends of the conductor is directly proportional, yeah, to the current I, flows through it, flowing through, ठीक है। तो जो V आया वो किसके आया, प्रोपोर्शनल टू I के, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा V प्रोपोर्शनल टू I, ये कंडक्टर हो गया हमारा। बाद में फिर इक्वलिटी लाने के लिए
V इज इक्वल टू आई आर दिया गया, वेयर आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था और इसकी वैल्यू क्या, उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। where R is called a resistance, ठीक है, रेसिस्टेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वो जो करंट फ्लो को रोकता है, ठीक है, रेस्ट्रेन करता है उसको, रेस्ट्रेन करता है मतलब करंट फ्लो, जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है करंट फ्लो को रोकने की, ठीक है, वो करंट फ्लो को रोकना चाहता है, बात समझ गए। तो जैसे आप रोड पे जाते हो तो बहुत ढेर सारी रुकावटें होती हैं आपको चलने में, वैसे ही करंट में, करंट को फ्लो करने के लिए, ठीक है, कंडक्टर में बहुत ढेर सारी रुकावटें आती हैं और रीजन क्या होता है, कोलिजन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके मॉलिक्यूल से पढ़ाएंगे उसके बारे में। तो आर इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। अब उसके यूनिट्स लिख लो, यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट, हाँ, वोल्टेज या पोटेंशियल जो डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ठीक है। अब इसको V से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाय V, ठीक है। और करंट का यूनिट बताया था एम्पियर, रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, आर इज ओम एंड डिनोटेड बाय, ठीक है, ये सिंबल लगता है, ठीक है। अब रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस कई चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसके वजह से जो रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है हो गया, लिख लो, तो ओम्स ने बताया क्या कि जो जैसे जैसे हम, ठीक है, कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, क्या पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट वैरी करता है किस तरीके से, ठीक है, या करंट बढ़ाते हैं, ऐसे लिख लो, यहाँ पे वोल्टेज सही रहेगा, तो लीनियरली वैरी करता है, प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे, ठीक है, वैसे वैसे करंट, ये एम्पियर में, ये वोल्ट में, ठीक है, वोल्टेज, तो जैसे से बढ़ाओ, जैसे वोल्टेज बढ़ाते गए उसी लीनियरली, ठीक है, हमारा करंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसका स्लोप देखेंगे, जो स्लोप देगा वो क्या देगा, ठीक है, स्लोप आप जानते हो ना, tan थीटा के बराबर होता है ना, तो यहाँ पे इसका स्लोप अगर देखेंगे तो tan थीटा अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, मतलब आई बाई वी, तो इसका स्लोप अगर निकालेंगे कर्व का, लीनियरली बढ़ रहा है, जैसे से वोल्टेज बढ़ा वैसे वैसे करंट बढ़ा, स्लोप अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है, जो tan थीटा हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आई बाई वी आएगा, ठीक है, आई बाई वी इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू आई आर के होता है, ठीक है, तो r इज इक्वल टू कितने बराबर होगा, v बाई आई के, तो यहाँ पे क्या है tan थीटा, इसका स्लोप जो है tan थीटा वो कितने बराबर आएगा, 1 बाई आर के बराबर, बात समझिए। तो इसका स्लोप जितना ज्यादा होगा उतना ही कम रेसिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे,
लेकिन रेसिस्टेंस लिख लो क्या किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो ओम्स लॉ कह रहे हैं उसके लिए फिगर बनाया गया है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया एंड्स के क्रॉस वैसे वैसे क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लीनियरली बढ़ेगी, ठीक है। और उसमें भी कंडीशंस हैं अभी आगे चल के कि कितने टेम्परेचर पे क्या है क्या नहीं है, बाद में ये वेरी करने लगता है, बदल जाता है, ठीक है। एक वोल्टेज के बाद ब्रेकडाउन होने लगता है, बदल जाता है, मतलब करंट बदल जाता है, फॉलो नहीं करता, मतलब ओम्स लॉ फेल कर जाता है। अब रेसिस्टेंस हमारा जो है R, R is property of conductor which restrain the current flowing through it, मतलब वो रुकावट करता है, ठीक है। करंट जो फ्लो करता है उसको रुकावट करता है। वो आप रेसिस्टेंस किस किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जो हमारा रेसिस्टेंस होता है, मान लो कि कोई, ठीक है, किसी भी मेटल का कंडक्टर हो गया, कितने लेंथ का, L लेंथ का, ठीक है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन कितना है, वो A के बराबर, मतलब जो मोटाई दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, वो A के बराबर दिया है, ठीक है। तो जो R होता है वो कितने के बराबर होता है, ठीक है। R जो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, मतलब जितना बड़ा वायर होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। ऐसे आप रोड पे चलते हो तो जितना जितना लंबा आपको रोड ट्रेवल करना पड़ेगा उतनी ज्यादा आपको रुकावटें फेस करनी पड़ेगी। सेम ऐसे इसमें सोचो कि जितना लंबा वायर है उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस, मतलब करंट को उतनी ज्यादा रुकावट झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L। अब दूसरी बात क्या होती है, जो R होता है रेसिस्टेंस, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा रहेगा रेसिस्टेंस उतना कम, मतलब जितनी चौड़ी सड़क उतने ही कम रुकावट, पास हो गई। तो वैसे ही जितना मोटा वायर आप लोगे उतना ही रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब आराम से, ठीक है, पूरा मौज मस्ती करते हुए करंट फ्लो करेगा, ठीक है। कोई रुकावट, मतलब रुकावटें होंगी लेकिन कम हो जाएंगी, मतलब जितना कम पतला वायर होगा, मतलब जितना पतला वायर उतना ज्यादा रुकावट, ठीक है। रेसिस्टेंस जितना मोटा वायर रहेगा उतना ही कम रुकावट, ठीक है, उतनी आसानी से करंट फ्लो करेगा। तो जो R फाइनली दोनों को कंबाइन करते हैं तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A के बराबर होते हैं। किसके बराबर, R इज इक्वल टू रो L बाई A के बराबर होते हैं, समझ में। तो ये वैल्यू हमारी है रो L बाई A। रो है क्या चीज, रो एक्चुअल में क्या होता है, रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। where rho is proportionality constant, and called resistivity of the material. Thank you. अब देखो यहाँ पे वायर दिया हुआ है 1 मीटर लेंथ का, 1 मीटर लेंथ का वायर दिया हुआ है और उसकी रेसिस्टिविटी दी है वो मीटर में 1.6 × 10⁻⁸ मीटर, और क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है इसका, क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया 0.4 mm², ठीक है। तो ये पतला वायर है 1 मीटर का, तो उसका रेसिस्टेंस निकालना है। तो R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो L बाई A के। रो की वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁷,
-8। लेंथ कितना दिया है L 1 मीटर, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया रो ए कितना है 0.4, ठीक है। mm² है, ठीक है, मिलीमीटर, तो उसको हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 10⁻³ का स्क्वायर है ना, ठीक है। ये मीटर हो गया mm², तो हमारा आया कितना 1.6 × 10⁻8, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई करेंगे और 0.4 यहाँ पे 4 लिख लेंगे, रहने देते हैं 10⁻, ठीक है, -6 हो गया, ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है 1.6 × 10⁻8, ठीक है। यहाँ +6 हो जाएगा, यहाँ पे 0.4 है तो 4 चौके 16, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 10⁻⁻, इतना ओम आ जाएगा, ठीक है। समझ गई? तो 4 4 × 10⁻² ओम या 0.04 ओम, ठीक है। पर रेजिस्टेंस देख लो, उसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 1 मीटर mm² 6, ठीक है। फिर हमारा रेजिस्टेंस आ गया। अब रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी, या हम R को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है रेजिस्टिविटी है, लेकिन 1/ρ को हम क्या लिखते हैं सिग्मा, उसको बोलते हैं क्या कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या लिखते हैं कंडक्टिविटी, इसका रेसिप्रोकल होता है, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। तो हम R को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ρ और L/, ठीक है, सिग्मा A के, इस तरीके से, where sigma is the conductivity। अब रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है, ऐसे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, देखेंगे रेजिस्टेंस शेप एंड साइज डायमेंशन, ठीक है, ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और दूसरा क्या शेप एंड साइज, मतलब लेंथ एरिया पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इवन बाद में ओरिएंटेशन में भी डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पे डिपेंड कर, शेप कैसा है उसका, और ओरिएंटेशन भी, है ना, तो ओरिएंटेशन भी दिखा देंगे। दूसरी बात आती है क्या डिपेंड्स ऑन द रेसिस्टिविटी, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी भी किस पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पे, दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल पे डिपेंड करता है किस चीज का बना है, ठीक है। यहाँ पर लिख लो इसे मटेरियल प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी की कॉपर का है या एल्यूमिनियम का है, तो सब का अलग अलग होता है, ठीक है। हर एक मेटल का अलग अलग रेसिस्टिविटी होता है। और
डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, किससे? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और जो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वो रो इज इक्वल टू होता है एम ई, क्या होता है एम ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो टी है वो क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। अगर टाइम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम वो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू घट जाती है। जब रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू घटेगी तो क्या होता है? रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, चार्ज केस फ्लो करते हैं, तो क्या होता है? उसमें कोलिजन्स होते हैं लगातार। तो अभी आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास पे, अभी इतना ही पढ़ लो बस। तो रेसिस्टेंस शेप एंड साइज डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। और रेसिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। कौन सा मटेरियल इस पर डिपेंड करेगी? और डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। ठीक है, तो मटेरियल सब्सटेंस, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो फाइनली रेसिस्टेंस हमारा इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। शेप एंड साइज डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है, ठीक है। तो फाइनली वाला रेसिस्टेंस जो आर है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे आर लिख लो, ठीक है। चलो अच्छा, अब रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों है क्या एक्चुअल में, ठीक है। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, जो रेसिस्टेंस होता है प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और रेसिस्टिविटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। लिखेंगे रेसिस्टेंस, ठीक है, ये क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि such as the mass of the body, तो बड़ा मास रहेगा तो बड़ा, ठीक है, बड़ी बॉडी रहेगी, बड़ा मास रहेगा, छोटा बॉडी छोटा मास, ठीक है। तो मास की तरह बिहेव करता है रेजिस्टेंस, ठीक है, बदल सकता है, ठीक है, मास छोटा बड़ा कर सकते हो। लेकिन जो सब्सटेंस जो रेसिस्टिविटी होती है वो क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या होती है? रेसिस्टिविटी, ठीक है, वो क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि वॉल्यूम होता है, सॉरी डेंसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास है, ठीक है, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग मास होगा साइज के हिसाब से, लेकिन जो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है वो क्या है? अब चाहे इतना बड़ा आप टुकड़ा लो लोहे का, चाहे इतना बड़ा टुकड़ा लो, ठीक है, उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा? सेम होगा। चाहे आप इतना बड़ा कॉपर का टुकड़ा लो, ठीक है, बड़ा सा लो और बड़ा लो, कुछ भी कितना ही बड़ा कॉपर का टुकड़ा लेते हो, ठीक है, बड़ा सा लेते हो, कोई ऑब्जेक्ट कॉपर का लेते हो बड़ा सा, या छोटा सा टुकड़ा लेते हो कॉपर का, तो बड़े वाले का और छोटे वाले का दोनों का जो रेसिस्टिविटी होगी वो क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। तो डिपेंड नहीं करता, मटेरियल पे डिपेंड करता, तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। जैसे डेंसिटी होती है उसी तरीके से, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, चाहे वाटर ज्यादा हो चाहे कम हो चाहे थोड़ा सा कुछ भी हो, उसका डेंसिटी क्या होगा? सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं,
ऑब्वियस है। तो जो रेसिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ, जैसे कि जो डेंसिटी होती है टेम्परेचर के साथ क्या होती है, बढ़ती है घटती है, ठीक है। इसी तरीके से क्या हो, रेसिस्टिविटी भी क्या होगी, टेम्परेचर के साथ बढ़ती और घटती है। तो ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, चाहे छोटा सा हो कॉपर चाहे बड़ा सा हो, उसकी रेसिस्टिविटी सेम होगी। लेकिन अगर छोटा सा कॉपर और बड़ा सा कॉपर ले लिया वायर, छोटा बड़ा, तो वहां पे क्या होगा, रेसिस्टेंस बदल जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है ये, अलग अलग, ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग रेसिस्टिविटी। लेकिन रेसिस्टिविटी क्या होती है, एक टाइप ऑफ मेटल के लिए, सारे मेटल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सबके लिए रेसिस्टिविटी क्या होती है, सेम होती है, वो नहीं बदलती, ठीक है। तो ये हमारा रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी की प्रॉपर्टी हो गई, समझ में आ गया। आप रेसिस्टेंस क्या होता है, ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, अलग किस तरीके से हमने किसी बॉडी को जोड़ा है कनेक्शन में, ठीक है, सर्किट में कैसे जोड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी बेसिक था, इतना आपने लोगों ने आज पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्लास पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब वहाँ से हम सर्किट पढ़ेंगे और करंट फ्लो सर्किट बनाना सिखाएंगे, कैसे होता है, बैटरी वैटरी लगा करके, अमीटर वोल्ट मीटर, ये सब चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।